हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कर रहे थे और आप लोगों ने मेरी अभी तक की वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो हमने अब तक रिसोर्सेज पढ़ा, उसका टाइप्स पढ़े, रिसोर्सेज की प्लानिंग पढ़ी, उसका डेवलपमेंट पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज। We live in on land, we perform our economic activities on land and we use in it different ways। हम उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, उस पर कल्टिवेशन करते हैं। कई लैंड बैरन लैंड हो जाती है, कई वेस्ट होती हैं, कहीं पर रोड्स वगैरह बनती हैं, फैक्ट्रीज बनती है एंड दीज आर नोन एंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, और इसका जो ये डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें हमने हमारे लैंड में क्या होता है, प्लेन्स होते हैं, कई माउंटेन्स होती हैं, कई प्लेट्यूज होते हैं। इसमें जैसे ये देखो, इसमें हमारा बना हुआ है प्लेन्स ब्लू वाला, माउंटेन्स रेड वाले में पिंक साइड में, और जो हमारे प्लेट्यूज है वो येलो है। ये डायग्राम जो है। नेक्स्ट अब हम करते हैं जिसमें अब हमारा आता है कि हमारे लैंड यूटिलाइजेशन, कि कहाँ कहाँ लैंड जो है वो हमारी यूटिलाइज होती है, मतलब यूज़ होती है। फॉरेस्ट में होती है, फर्स्ट तो फॉरेस्ट में होती है। सेकेंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, जो लैंड कल्टिवेशन के लिए नहीं होती उसको हम वेस्ट लैंड बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बैरन लैंड, मतलब बंजर भूमि। थर्ड होता है लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए पाई जाती है, जैसे रोड्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, फैक्ट्रीज बनती है। सेकंड पॉइंट ये, यहाँ पे लैंड का इस्तेमाल होता है। अदर होती है जैसे हमें घास चरवाहा होते हैं, वो चरवाते हैं अपने एनिमल्स को, वो इसके लिए यूज़ होती है। तो और फिफ्थ होती है नॉट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जहाँ जितना जैसे टोटल लैंड हमारी एग्रीकल्चर हो जाती है, उसके बाद जो बाकी बच जाती है उसको कहते हैं नेट सोन एरिया। मतलब जितने भी हमने कल्टीवेशन कर लिया वो मेरी ग्रोथ हो गई, और जिसपे हमने कल्टीवेशन नहीं करा उसको कहते हैं नेट सोन एरिया। तो इसी तरीके से हम लैंड की यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। ये रहा हमारा ये वाला। तो लैंड यूटिलाइजेशन, फर्स्ट फॉरेस्ट, सेकंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, थर्ड नॉन एग्रीकल्चर के लिए फैलो लैंड, और नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया आपको समझ आ ही गया होगा, जहाँ पर हम खेती नहीं करते हैं उसको नेट सोन एरिया हम कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें हमें ये जर्नल हमें कैटलैंड यूज़ दे रखा है, 1916 का सर्वे और 2014 और 15 का सर्वे हमें दे रखा है कि कितनी हमारी यूज़ होती चली जाती है। ये रहा इसका टेबल बना हुआ है। नेक्स्ट अब है हमारा, हमें जैसे कि हमें पता है कि हमारी टोटल जियोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो लैंड जो है वो डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो 93% टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वो लैंड जो है वो यूज़ की जाती है मोस्टली इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स मतलब असम हो गया हमारा, बिहार हो गया, असम हो गया, वो वाले साइड पे, वहाँ पे। असम जो है वो अभी तक फुली डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए सम एरिया जम्मू कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो बीन सर्वेड, ये हमने देखा हुआ है। लैंड जो होती है वो ज़्यादातर परमानेंट पेस्टर होते हैं, जो अपने पेस्टर्स क्या होते हैं, जो हमें चरवाहा करवाते हैं, अपने एनिमल्स को चरवाते हैं वो। तो अब क्या होता है, वो बढ़ते जा रहे हैं, वो परमानेंट हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, लैंड की हमारी गलत तरीके से हम लैंड का यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेस्टर्स। तो अब जैसे पैटर्न होता है लैंड का, जैसे नेट सोन एरिया अलग होता है, ग्रोस एरिया अलग होता है। तो मेनली हमारे 80% बेसिकली पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है, और 10% एरिया हमारा अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वहाँ सब पाया जाता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लॉन्गर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया एंड इट वॉज आउटलाइन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 में, जिसमें ये हो गया था कि हमें अपने लैंड की जहाँ पे लोग वो करते हैं, चरवाते हैं, उसको हमें देखना पड़ता है। तो इससे जो है मिलियंस ऑफ पीपल जिनकी मेन ऑक्यूपेशन ही फॉरेस्ट है, जिनका जीवन ही फॉरेस्ट में है, उन पे डिपेंड हो चुकी थी। और जो लैंड जो थी वो वेस्ट लैंड जो थी उसको नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में लेके आया गया, जिससे हमारी मिलियंस ऑफ पीपल की वो क्या हो गई, अलग हो गई। और जैसे हमारी रॉकी हो गया, वेस्ट लैंड रॉकी में भी आते हैं, एरिड में भी आते हैं। एरिड मतलब मरुस्थल, लाइक डेजर्ट एरिया।
एंड जिस जो हमारी नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए बनाई गई, जैसे हमारी रोड्स में बन गई, एंड रोड्स में आ गई, रेलवेज़ में आ गई, इंडस्ट्री में आ गई, उन सब में हमारी आ गई। और अब हमने मैनेज करा इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि लैंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। अब है नेक्स्ट लैंड डिग्रेडेशन एंड कन्वर्सेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन, अब लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो लैंड का डिग्रेड कर देते हैं। डिग्रेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, माइनिंग करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ओवरग्रेजिंग कर देते हैं, माइनिंग, क्वारिंग, एंड which main cause of degradation? These are some human activities such as deforestation, overgrazing, significantly in land degradation, which this causes land degradation. The question arises, what are the causes of land degradation? तो हम आंसर लिखेंगे, some human activities like mining, overgrazing, these are cause land degradation. अब आता है हमारा माइनिंग साइट्स। लोग स्टार्वेशन करते हैं, माइनिंग खुदाई ज़्यादा होती है, इससे लैंड हमारी ख़राब भी हो सकती है। इन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, वहाँ पे क्या होती है, हमारी बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होती है। एंड पंजाब, हरियाणा, जैसे हम इरीगेशन ज़्यादा करते हैं, इरीगेशन होगी तो मिट्टी की उर्वरता अपने ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो लैंड डिग्रेडेशन उसका भी एक कॉज होता है। ठीक है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, अपना माइलस्टोन्स वगैरह से हम करते हैं, तो दिस इज़ नोन एज and which causes land pollution also. So अब हमें लैंड डिग्रेडेशन नहीं करनी चाहिए, तो उसके हम कैसे ना करें, हम कौन से मेजर्स लें जिससे लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो? हमें ओवरग्रेजिंग नहीं करनी चाहिए, एफॉरेस्टेशन लगानी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, जो हमारे उसके नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको अगर हम पॉजिटिव सोचे तो वो उसके हमारे मेजर्स हो गए। हमें ओवरग्रेजिंग नहीं करनी चाहिए, एक्सटावेशन नहीं करनी चाहिए, हमें खुदाइयाँ नहीं करनी चाहिए। तो दीज आर द मेजर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन टू solve the problems of land degradation. These are the main ways: afforestation and proper management of grazing, and can have to some planning करनी चाहिए, shelter belts लगाने चाहिए, plants ओवर ग्रेजिंग के लिए मना कर देते नहीं, मतलब कि उसका पॉजिटिव एक्सेप्ट सोचे तो वो हमारा लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व हम कर सकते हैं। अब हमारा आता है सॉइल एज रिसोर्सेज। सॉइल हमने पढ़ा, सॉइल भी लैंड एक रिसोर्स है, सॉइल एक रिसोर्स है। तो सॉइल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो हमारी प्लांट्स की ग्रोथ को बहुत इम्पॉर्टेंट करती है। वो क्या करती है, मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर लगते हैं। और जैसे हमारा सॉइल का प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, ऊपर टॉप लेयर, फिर हमारी सब सॉइल होती है जो रोकी सैंडी होती है, फिर वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, फिर नीचे जो खराब कंकड़ वंकड़ पाए जाते हैं, यह है सॉइल प्रोफाइल हमारी। तो अब क्या होता है, अब जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा होगा भांगर खादर। भांगर और खादर होता क्या है? भांगर जो है वो हमारी फाइन पार्ट, खादर मतलब पुरानी, ठीक है, वो टाइप होता है एलुवियल सॉइल का। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी सॉइल आपको बोल देंगे इसको डिस्क्राइब करो, आपको 2-3 पॉइंट हर सॉइल के बारे में पता होने चाहिए। मैं आपको एक बार इंग्लिश में भी बता दूँगी कैसे सेंटेंसेस हमें फ्रेम करने हैं। दिस इज़ अ मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं एक एक सॉइल को अच्छे से टाइप्स करके आपको बताती हूँ कि कैसी होगी। फर्स्ट सॉइल है हमारी एलुवियल सॉइल, फर्स्ट सॉइल एलुवियल सॉइल, एंड इन हिंदी जलोढ़ मृदा। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंड ये हमारी पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स के हिमालयन रिवर है ना, नॉर्दर्न प्लेन मतलब ऊपर की तरफ, हिमालयन रिवर के हमारे गंगा, इंडस, जो हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं उसके साइड में ये हमारी पाई जाती है। और ये 2 तरीके की होती हैं, एक भांगर और एक खादर। भांगर जो होती है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है और खादर जो होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है। भांगर में हमारे कंकड़ भी पाए जाते हैं और खादर न्यू है तो उसमें नहीं पाया जाएगा। तो the difference between the bhangar and khadar is that bhangar is old alluvial soil and khadar is new alluvial soil. It contains conquered particles and it does not contain conquered particles. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल होती है, इसमें पोटाश,
फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम जो है वो पाया जाता है। और ये हमारी वीट, सीरियल्स, पल्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसको पूरा अच्छे से प्रॉपर मेंटेनेंस इरिगेशन चाहिए होती है। तो ये था हमारा एलोविलियर। अगर मैं एलोविलियर के पॉइंट्स देखूँ, इट फाउंड इन द नॉर्दर्न रीजन्स in the deposits of Ganga, Brahmaputra and Indus, and these are of two type, Bhangar and Khadar, and we explain Bhangar and Khadar both. And then it is whole very fertile and it rich in potash, phosphoric acids etc. and हम देखेंगे it क्या wheat and pulses are grown in alluvial soil। 4 और 5 पॉइंट्स हमारे alluvial soil के, आशा है कि आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं बताती हूँ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमारी इट इज़ अ मेन सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ कॉटन। कॉटन के उगने के लिए दिस इज मेन सॉइल एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगार सॉइल। रेगार मतलब रेगर होता है ना, मिट्टी, गंदी मिट्टी, काली मिट्टी, इसको कहते हैं काली मृदा। दी सॉइल आर ब्लैक इन कलर, क्योंकि ब्लैक है तो ब्लैक इन कलर है, एंड इट इज़ नोन एज रेगार सॉइल। ब्लैक सॉइल हमारी आइडल ग्रोइंग कॉटन के लिए होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इसमें है कि सॉइल ये डेक्कन वगैरह में पाई जाती है। स्टेट्स की बात करूँ अगर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज में पाई जाती है। ये हमारी इसका ये रहा। एंड ब्लैक सॉइल जो है इसमें क्ले ज़्यादा पाए जाते हैं, क्ले, एंड इट इज़ रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, ये रहा हमारा, ये यहाँ पे पाई जाती है। जैसे मैं रीड कर देती हूँ। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेली पार्टिकल्स एंड दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर एंड इट इज़ अ मॉइस्चर को कैच करने में ब्लैक सॉइल की ज़्यादा मतलब वेल नोन है, अच्छी है वो। और इसमें हमारे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटाश पाए जाते हैं। लेकिन ये सॉइल इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अभी जो है इसका हॉट वेदर में ही ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन इसको हम इसका एक मेन है कि ये दिस सॉइल्स आर स्टिकी सॉइल होती है व्हेन वेट। जब ये गीली हो जाती है तो गीली मतलब गीली मिट्टी हो जाती है तो चिकनी टाइप हो जाती है, तो डिफ़िकल्ट होता है इसको हमें सुखाने में, इसको बहुत हमें दिक्कत हो जाती है। तो अगर मैं बताऊं ब्लैक सॉइल का तो हम क्या बोलेंगे, ब्लैक सॉइल it is black in color and it is also known as regar soil and it is ideal for cotton। और हम पढ़ाएंगे कहाँ कहाँ आती है, महाराष्ट्र हो गया एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ यहाँ पे पाई जाती है, एंड इन द साउथ ईस्ट वैलीज, गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज में पाई जाती है। एंड इट इज़ रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड पोटाश। हमने साइंस में कैल्शियम कार्बोनेट तो पढ़ा ही होगा क्या होता है, मैं अगर आपको नहीं पता तभी बता देती हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लेली मटीरियल। अब आपको समझ आ गया होगा एलुवियल और ब्लैक सॉइल। अब नेक्स्ट है रेड सॉइल। रेड सॉइल जो होती है, रेड एंड येलो सॉइल। अब आप बोलोगे ये रेड और येलो का क्या मिक्सचर कॉम्बिनेशन हुआ, तो बताती हूँ। ये रेड जो है ये तब डेवलप होती है जब ये इग्नीशियस रॉक के क्रिस्टल फॉर्म में होती है, जब ये अपनी, तो ये इग्नीशियस रॉक से लो रेनफॉल में ये डेक्कन प्लेट्यू की तरफ आती है, तो तब ये हो जाती है रेड। और येलो और रेड सॉइल ये बेसिकली हमारी पाई जाती है छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड सर्दर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन में पाई जाती है। और ये रेडिश तब होती है, और ये रेडिश कलर, येलो तो होती है लेकिन इसका रेडिश कलर कब आता है, जब ये आयरन की क्रिस्टल से जब ये होती है तो इसका रेडिश कलर आता है, और जब अपने हाइड्रेट फॉर्म में होती है तो इसका क्या आ जाता है, तो ये हमारी रेड सॉइल हो जाती है, तो उसका येलो कलर आ जाता है। अब मैं दोबारा पढ़ा देती हूँ। रेड सॉइल वो सॉइल, रेड और येलो कैसे बनते हैं, रेड और येलो, रेड तब बनती है जब ये आयरन की क्रिस्टल से टकराती है तो ये रेडिश कलर में आ जाती है, और जब ये अपने हाइड्रेट फॉर्म में होती है तो ये येलो कलर में आ जाती है। तो रेड और येलो का हमारा ये हो गया। इसमें हमें सिर्फ यही बताना है कि रेड और येलो का कैसे। अब मैं बताती हूँ लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल मतलब लेटर मतलब ब्रिक, ये ब्रिक मतलब कि ये पत्थर, मतलब कि पत्थर, वो पत्थर होता है ना, ये ब्रिक की तरह होती है। एंड इसमें हमारा होता है द सॉइल जो है ये जब हैवी रेन्स होती है तब ये बहुत ज़्यादा अच्छी सी होती है, और इसको मोस्टली ये डीप होती है, और इसको हमें एसिडिक वगैरह करना चाहिए। एसिडिक
ये एसिडिक पाई जाती है एंड इट इज़ जनरली इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एंड इट इज़ मोस्टली फाउंड इन सर्दर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट रीजन्स लाइक महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है। मतलब लेटराइट हमारी बेसिकली कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्टर्न घाट से कुछ एरियाज़ में, वेस्ट बंगाल, एंड इट इज़ सपोर्टेड फॉर द एवरग्रीन एंड डिसीजियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन विच इज़ ऑलमोस्ट एवरी ईयर एवरग्रीन रहता है एंड डिसीजियस तो हमें पता ही होगी, हमने 5th 6th में पढ़े हुए हैं एवरग्रीन और डिसीजियस फॉरेस्ट, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ ह्यूमस होता है इसमें, और ये सेमी एरिड रीजन एनवायरनमेंट में पाई जाती है। एंड ह्यूमस, इट इज़ ह्यूमस रिच एंड इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर। मतलब कि जो ये क्या होती है, मतलब कि हमें बोला जा रहा है कि ये जो होती हैं इट इज़ ह्यूमस रिच, बट जब ये सेमी एरिड रीजन में आ जाती है तो इसकी ह्यूमस जो है वो बहुत पुअर हो जाता है। और इट इज़ मेनली जो है मैंने बता दिया कि हमारी कहाँ पाई जाती हैं। अब हम अगर मैं आगे बताऊँ तो आगे हमारा है कि एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो होती है ये ब्राउन इन कलर होती है और इसका सैंडी टेक्सचर होता है और ये सलाइन इन नेचर। सलाइन मतलब नमकीन होता है, नमकीनी मिट्टी, ठीक है। एंड ड्यू टू ड्राई, ये मतलब ज़्यादा राजस्थान के एरिया पर रहती है, मतलब डेजर्ट मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं इसको। एंड इट इज़ ये रहा हमारा एरिड वाला, ये जो है ये ड्राई क्लाइमेट, इसको हाई टेम्परेचर पे रहती है और इसमें एवेपोरेशन जल्दी होता है, तो इसमें ह्यूमस की लैक होती है, ह्यूमस इसमें नहीं होता। एंड इसमें भी कंकड़ पाए जाते हैं बिकॉज इनमें कैल्शियम के कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड ये जो हो गया, ये इसको आफ्टर द प्रॉपर इरिगेशन इसको मिल जाती है तो ये कल्टिवेशन हो जाती है। एंड कहाँ पे, कब, जब उसको ज़्यादा मिलती है जब वे राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में होती है। आपको इतना ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बट आपको सिर्फ बेसिक 2 या 3 पॉइंट इनके याद रखने हैं। ये रिच किस में होती है, कहाँ पे पाई जाती है, और इसका आपको याद रखना है कि कैसी होती है। बस 2-3 चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो आपको उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है इसमें। फॉरेस्ट सॉइल, तो फॉरेस्ट सॉइल हमारी हिली और माउंटेनियस एरिया में पाई जाती है। इसका सॉइल ये जब माउंटेन पे जाती है तो इसका टेक्सचर अलग हो जाता है, जब ये कहीं दूसरी जगह पे जाती है तो इसका टेक्सचर अलग हो जाता है, और जब स्नो में जाएगी तो स्नो ही हो जाएगी सॉइल। तो मतलब जो ये हमारी होती है फॉरेस्ट सॉइल जो है ये हमारी बहुत जगह चेंज वेरिएशंस में आ जाती है। तो हमने सॉइल पढ़ी, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, और एरिड सॉइल, लैटेराइट सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल हमने पढ़ी। अब हम नेक्स्ट बोलने जा रहे हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब हम अपनी मिट्टी को इरोडेड कर देते हैं, मतलब उसकी मतलब ख़राब होने लग जाती है, उसको कहते हैं हम सॉइल इरोजन्स। अब सॉइल इरोजन होता कैसे है, जब जो है हमारी जो लैंड है, जो हमारी सॉइल है, जब फॉर्मेशन होती है तो कुछ बैलेंसिंग हमें बनानी होती है, तो जब ये इसका बैलेंस नहीं बनता तो ये सॉइल जो है हमारी इरोडेड हो जाती है। इसके जो हमारे टाइप्स हैं वो एक्टिविटीज़ जैसे हमने पढ़ा था लैंड के होते हैं, सेम एज सॉइल के होते हैं, विच इज़ डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एंड अगर हम इसके सॉइल कंजर्वेशन रखें, सॉइल को बचाएं, तो इसके हमारे पॉजिटिव एक्सेप्ट हो जाएंगे, सेम एज लैंड के हो जाएंगे। तो अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।